हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और फुल फॉर्म्स और उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिनमें से आज के वर्ड्स जो हैं वो रहेंगे यूपीएस, एचडीएमआई, वीपीएन, एपीएन और सिम। इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला वर्ड आज का हमारा है यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, या इसे आप दूसरा नाम कह सकते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स। तो यूपीएस काम क्या करता है? यूपीएस हमें देता है इमरजेंसी पावर को। हमें क्या देता है? ये इमरजेंसी पावर प्रोवाइड करता है। और ये कब कब प्रोवाइड करता है? जब हमारा मेन पावर जो है वो फेल हो जाती है। मेन पावर सप्लाई जो है वो फेल हो जाए या काम करनी बंद कर जाए। जैसे मान लीजिए आपके घर की लाइट अचानक चली गई और आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उस समय जो आपको इमरजेंसी पावर जो सप्लाई करेगा वो यूपीएस ही सप्लाई करेगा, जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर जो है उस टाइम चलता रहे कुछ 5-10 मिनट या फिर आधा घंटे तक, जो आपकी बैटरी पर डिपेंड करता है, यूपीएस की बैटरी पर। तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो आपको इमरजेंसी पावर जो है ये सप्लाई करता है। अब बात करते हैं यूपीएस की। तो यूपीएस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? जो हम बेसिकली कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनके लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। और कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जैसे मान लीजिए हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे कि डेटा सेंटर्स हैं कुछ, उनमें यूपीएस का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा टेली कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं, टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो हो जाते हैं, उनमें भी यूपीएस का यूज़ किया जाता है। और भी कुछ अदर्स जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है कुछ हद तक। अब बात आती है इसकी जनरल कैटेगरीज की। तो इसकी जनरल कैटेगरीज या फिर मॉडर्न यूपीएस सिस्टम जो है उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मॉडर्न यूपीएस सिस्टम जो है उसे कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो उसमें पहला पार्ट आता है ऑनलाइन। जो सेकंड पार्ट हमारे सामने आता है वो है लाइन इंटरफेस, लाइन इंटरफेस। और जो थर्ड पार्ट हमारे सामने आता है वो आता है स्टैंड बाय। तो ये 3 जो है इसकी जनरल कैटेगरीज हैं। इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यूपीएस के बारे में कुछ और खासा इन्फॉर्मेशन है नहीं। सेकंड वर्ड आज का हमारा आता है एचडीएमआई। एचडीएमआई को आप फुल फॉर्म में जानेंगे तो इसे कहते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसे डिज़ाइन किया गया था 2002 के अंदर। डिज़ाइन कब किया गया? इसे दिसंबर 2002 के अंदर इसे डिज़ाइन किया गया था। और इसके मैन्युफैक्चरर की बात करें तो मैन्युफैक्चरर आता है इसका एचडीएमआई एडेप्टर्स, जिसमें कि लगभग 1700 कंपनीज जो हैं, ओवर 1700 कंपनीज, 1700 से भी ज़्यादा या 1700 तक की आप कंपनीज जो हैं वो कह सकते हैं, जो कि इसमें शामिल है इसके मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरर कह सकते हैं इसे। और इसके अलावा बात करें तो ये क्या चीज़ है? ये है बेसिकली एक ऑडियो या वीडियो इंटरफेस है। मेनली ऑडियो या फिर इसे वीडियो इंटरफेस भी कह सकते हैं। अब आप में से कुछ को कन्फ्यूज़न होगी कि ये ऑडियो इंटरफेस क्यों है। तो अगर आप कभी भी यूट्यूब पे गाने सुनेंगे, यूट्यूब म्यूज़िक पे गाने सुनेंगे, तो उसमें भी आप क्वालिटी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 128 kbps, और 256 वाला भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा 320 का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो वो आपकी साउंड की क्वालिटी होती है। जितना आप साउंड क्वालिटी को बेटर करेंगे वो उतनी ही ऑडियो जो है वो एचडी होती जाएगी, आपको काफ़ी क्लियरली सुनाई देती जाएगी। इसीलिए एक ऑडियो और वीडियो इंटरफेस है, यानी कि ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये ऑडियो और वीडियो इंटरफेस काम क्या करता है? ये ट्रांसमिट करने का काम करता है, यानी कि डेटा को ये ट्रांसमिट करेगा। अब जिस डेटा को ट्रांसमिट करेगा वो किस किस टाइप का डेटा हो सकता है? तो वो 2 टाइप का डेटा हो सकता है। अब ये 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो होगी आपकी अनकम्प्रेस्ड वीडियो। तो एक होगी आपकी अनकम्प्रेस्ड वीडियो और दूसरी आपकी अनकम्प्रेस्ड ऑडियो होगी। अनकम्प्रेस्ड ऑडियो, और साथ साथ इसमें कंप्रेस्ड ऑडियो को भी शामिल किया जाता है। मतलब ऑडियो डेटा जो है वो तो दोनों टाइप का हो सकता है, लेकिन जो आपका वीडियो डेटा होगा वो एक ही टाइप का हो सकता है, अनकम्प्रेस्ड वाला।
लेकिन ऑडियो डेटा की बात करेंगे तो ऑडियो डेटा दो टाइप का हो सकता है आपका, कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंप्रेस्ड ऑडियो भी इसमें शामिल है। तो आप आगे की बात हम ये करते हैं, तो ये किस में ट्रांसमिट किया इसने, किस चीज़ को ट्रांसमिट किया, कंप्रेस्ड वीडियो डेटा को और अनकंप्रेस्ड और कंप्रेस्ड ऑडियो डेटा को इसने ट्रांसमिट किया। अब ये बात आती है आगे किस से और किस में ट्रांसमिट करता है, मतलब ये तो मेरा डेटा सोर्स है कि इस चीज़ को वो ट्रांसमिट करेगा, और करेगा कैसे वो बात आती है। तो मान लीजिए आपका जो HDMI कंप्लेंट सोर्स है, डिवाइस है जो, उसे एक कंपैटिबल कंप्यूटर मॉनिटर में या फिर वीडियो प्रोजेक्टर में या डिजिटल टेलीविज़न में या फिर डिजिटल ऑडियो डिवाइस किसी में भी आप ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई HDMI, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, HDMI जो है आपके पास कोई कंप्लेंट सोर्स डिवाइस है, उससे आगे ट्रांसमिट करता है किसी कंपैटिबल कंप्यूटर मॉनिटर में, उसके अलावा वीडियो प्रोजेक्टर भी इसमें शामिल हो सकता है, और उसके अलावा डिजिटल टेलीविज़न भी हो सकता है और डिजिटल ऑडियो डिवाइस भी हो सकती है जिसमें कि ये डेटा को ट्रांसमिट करता है। मतलब HDMI कंप्लेंट सोर्स डिवाइस जो है ये एक ऐसी डिवाइस होगी जिसके थ्रू ये सारा काम होगा, और इसके थ्रू ट्रांसमिट करेगा, और करेगा किस किस में, कंप्यूटर का मॉनिटर होगा, वीडियो प्रोजेक्टर होगा, डिजिटल कोई टीवी हो सकता है या फिर डिजिटल ऑडियो डिवाइस हो सकती है, उन सभी में ये डेटा को ट्रांसमिट करेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि आपको रिजल्ट देगा। मान लीजिए कोई वीडियो इसने HDMI में कन्वर्ट की और आपको किस पर दिखाई, कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखा दी, बिना किसी क्वालिटी कंपैरिजन के, यानी कि HD क्वालिटी में दिखा दी, तो ये HDMI का काम हो जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। तो इसका प्रोडक्शन जो है वो लेट 2003 में, यानी कि 2003 के अंत में जो है इसका प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गया था, इसे बनाने का काम जो है वो शुरू हो गया HDMI डिवाइसेस को, और लगभग कंज्यूमर्स के पास ये, कंज्यूमर्स के यानी कि कस्टमर कह सकते हैं, कंज्यूमर भी कह सकते हैं, कंज्यूमर के HD टीवीज़ में ये लगभग दिखाई देने लग गया था। 2004 के आसपास ये उन्हें यूज़ में आने लग गया था। उसके अलावा बात करें डिजिटल कैमरास की, तो डिजिटल कैमरास के लिए ये जो चीज़ है ये 2006 में अवेलेबल होनी शुरू हो गई थी। और अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं जनवरी 2021 की, जो कि लेटेस्ट के जो आंकड़े आए थे, तो उसमें बात की जाए तो लगभग 10 बिलियन HDMI डिवाइसेस जो हैं वो सोल्ड की जा चुकी हैं, बेची जा चुकी हैं अब तक 10 बिलियन डिवाइसेस। तो आप काउंट कर सकते हैं बिलियन में, बिलियन में 9 जीरो लगती हैं आगे, तो आप काउंट करके देख लीजिए, बिलियन में 10 के आगे 9 जीरो और लगा लीजिए, तो उतनी जो है ये अभी तक बिक चुकी हैं HDMI डिवाइसेस। और उसी के बाद HDMI ने क्या किया था, अप्रैल 16 की बात थी, अप्रैल 16 2002 की ही बात थी, तब इन्होंने क्या किया, HDMI 1 का जो डेवलपमेंट है वो भी शुरू कर दिया था। HDMI 1.0 या 1.0 जो भी आप कहते हैं, उस चीज़ का इन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। अब HDMI फाउंडर्स में बात करें तो बहुत सी कंपनी आ जाती हैं, जैसे कि हिटाची, पैनासोनिक, फिलिप्स, सिलिकन इमेज, सोनी, टॉमसन, तोशिबा, इस तरह की बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इसमें शामिल हैं, तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। लगभग 1700 कंपनीज हैं, मैंने तो कुछ के ही नाम बोले हैं, तो बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इसमें ऐड हैं। तो चलिए अब आगे की हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म पर, VPN। VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसे कहा जाता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसे कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। किस काम आता है ये आपकी जो इंटरनेट एक्टिविटी है उसको रूट करने के काम आता है। किस काम आता है, रूट्स ऑल ऑफ योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी को रूट करने के काम आता है, ताकि आप क्या है, सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन जो है वो यूज कर सकें, ताकि आप सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यूज कर सकें, इसके लिए काम आता है, इसीलिए रूट किया जाता है। अब ये काम कब आता है, बात ये आती है।
तो ये काम आता है जब आप घर के बाहर होते हैं, व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट, यानी कि आप घर के बाहर होते हैं और किसी वाईफाई नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, तब ये काम आता है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे, वो किसी और के पास ना जाए। इसीलिए आपके डेटा को सिक्योर रखने के लिए ये काम आता है, अदरवाइज ये कुछ काम नहीं आता है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है, एक फ्री वीपीएन होते हैं कुछ, मतलब जिनके लिए आपको चार्ज नहीं किया जाता, आपको नेट पर ये फ्री में मिल जाते हैं। वो आपके लिए बहुत बैड होते हैं, बहुत ही बुरे होते हैं, वो आपके लिए काम के नहीं होते हैं, वो आपका डेटा खुद ही चुराते हैं। अब वीपीएन में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन और होगी, तो आपको और बता देता हूँ ये क्या काम करता है। एक तरह का प्रॉक्सी सर्वर होता है यूजर्स के लिए, जो कि आपके इंटरनेट को बाईपास कर देता है। बाईपास सेंसरशिप के लिए काम किया जाता है। आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि आप मान लीजिए किसी सिटी में हैं, मान लीजिए आप इस सिटी में हैं, आपको इस सिटी में जाना है, लेकिन ये है सिटी 1, ये है सिटी 2 और ये सिटी 3 है। आपको सिटी 2 से सिटी 3 में जाना है, लेकिन आपका जो रास्ता है वो 1 से होकर निकलता है। तो एक तो है कि आप सिटी 1 के अंदर पूरा, मतलब सिटी 2 से सिटी 1 के अंदर एंटर कीजिए, पूरा चलते जाइए, फिर सिटी 1 से सिटी 3 में, फिर से सिटी 1 में बीचों बीच आकर फिर एंटर कीजिए, फिर वहाँ से आगे बढ़िए और सिटी 3 में जाइए। और एक कुछ बाईपास रोड्स बनाई जाती हैं, उसका का काम होता है कि आप सिटी 2 से चले और इधर ही सीधा बाईपास से ही, यानी कि सिटी 1 के बाहर बाहर से ही आप सिटी 3 की ओर चल दिए, यानी कि आपको सिटी 1 के अंदर एंटर नहीं होना पड़ा, आप सिटी 1 के बाहर बाहर के एरिया से ही चल दिए, आपको सिटी 1 के बाजार में, भीड़ भाड़ में नहीं जाना पड़ा। तो ये फ़ायदा होता है। इसी तरह का होता है वीपीएन, कि मान लीजिए आप किसी का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, बाहर रहें, तो उसके वाईफाई नेटवर्क के अंदर आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर हो जाएगा और बाहर ही रहेगा, उनको नहीं पता लगेगा कि आप वाईफाई के थ्रू क्या चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे हैं अपने फ़ोन में। तो ये बेनिफिट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए वीपीएन जो है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है, वो काफ़ी सिक्योर होते हैं, काफ़ी एनक्रिप्टेड कनेक्शन देते हैं आपको, काफ़ी सिक्योरिटी के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज की नेक्स्ट फॉर्म पर बढ़ते हैं, एपीएन। एपीएन की फुल फॉर्म होती है एक्सेस पॉइंट नेम, बोला जाता है। ये किस चीज़ के लिए काम आता है? ये आपका जो नेटवर्क होता है, डिवाइस का नेटवर्क होता है, उसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के काम आता है। अगर आप कभी फ़ोन में चेक करेंगे, सिम कार्ड नेटवर्क के अंदर जाएंगे फ़ोन की सेटिंग्स में, तो आपको वहाँ पर एपीएन दिखेगा, एक्सेस नेम दिखेगा, कैरियर नेम भी ऑप्शन दिख जाएगा। तो वहाँ पर जो एपीएन होता है, एक्सेस पॉइंट नेम, वो आपके डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के काम आता है। तो ये क्या चीज़ है? ये एक टाइप का नेम है, ये एक टाइप का नेम ऑफ अ गेटवे है, एक गेटवे का नेम है। और ये क्या काम करता है, या फिर किस चीज़ के बीच में गेटवे है? ये गेटवे है ये जीएसएम नेटवर्क्स के बीच में, जीपीआरएस के बीच में, 3G नेटवर्क के बीच में, 4G मोबाइल नेटवर्क के बीच में, इन सभी के बीच में गेटवे है। या फिर आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें भी ये एक टाइप का गेटवे है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर इंटरनेट चाहिए तो आपके पास एपीएन होना जरूरी है, जो आपके सिम में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एडेड होता है। अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो आपको फिर वो नेटवर्क से रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो जो एपीएन की स्ट्रक्चर होती है वो दो टाइप की होती है, यानी कि दो पार्ट्स में से डिवाइड किया जाता है। तो वो दो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो है नेटवर्क का, जिसे कि नेटवर्क आइडेंटिफायर भी कहा जाता है, और दूसरा जो आता है हमारे सामने, दूसरा है ऑपरेटर आइडेंटिफायर। ये दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटर आइडेंटिफायर और नेटवर्क आइडेंटिफायर। अब बात आती है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो ये किस काम में आता है? एक मोबाइल डिवाइस को डेटा कनेक्शन से जोड़ने के काम आता है, उसे कॉन्फ़िगर करने के काम आता है। एपीएन जो है वो कहाँ पर होता है? मैंने अभी आपको बताया, अगर आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे और सिम कार्ड नेटवर्क या सिम कार्ड का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एपीएन नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। वो आपके कैरियर के नेम चेंज करने में, यानी कि कैरियर क्या होता है? वो सिम कार्ड का नेम होता है, वो कैरियर नेम होता है। तो अगर आप कैरियर नेम चेंज करेंगे तो वहाँ पर कैरियर का नेम जो है आपको ऊपर फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर आपके वो डंडे से आते हैं नेटवर्क वाले, वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा कैरियर नेम, अगर आप एनेबल करते हैं तो इस काम आता है। एग्जामिन करने के काम भी आता है कैरियर को, कि आपका नेटवर्क जो है वो सही है या नहीं है। अगर आप
किसी आउट ऑफ रेंज नेटवर्क में हैं तो आपका जो एपीएन है वो काम करना बंद कर देगा और आपके फ़ोन को जो है नेटवर्क नहीं मिल पाएगा। तब आप ना ही कॉल कर पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे, नेटवर्क यूज़ कर पाएंगे, इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप सिम कार्ड नेटवर्क यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एपीएन होना आपका बहुत ज़रूरी होता है। अब बढ़ते हैं आज की हमारी लास्ट फॉर्म की तरफ, सिम की तरफ। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम कार्ड जो है वो हमेशा यूज़ किए जाते हैं जीएसएम फ़ोन के लिए। जीएसएम फ़ोन्स के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर सिम कार्ड तो सीडीएमए फ़ोन में भी होते हैं। तो सीडीएमए फ़ोन में होते हैं पर वो सिम कार्ड नहीं होते हैं, वो एलटीई नेटवर्क बेस्ड होते हैं। सीडीएमए जो फ़ोन होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है एलटीई कैपेबल हैंडसेट। एलटीई कैपेबल हैंडसेट होते हैं जो कि इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा सिम कार्ड की बात करें, सिम कार्ड और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपके जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स हो गए आपके। उसके अलावा स्मार्ट वॉच जो हैं, जो कि आज के टाइम में काफ़ी प्रचलन में हैं, बहुत यूज़ होती हैं, बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं। फिट बैंड वगैरह हो गए, इनमें यूज़ होता है। और उसके अलावा जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके कैमराज होते हैं, उनमें भी सिम कार्ड का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं सिम कार्ड के बेसिक की। तो सिम कार्ड की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत के समय क्या है, इसमें 5 मैसेज स्टोर करने की क्षमता थी। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म पूरा फुल नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और जो है 20 कॉन्टैक्ट्स जो है वो स्टोर कर सकता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रचलन में आया, यूज़ होने लगा, मॉडर्न सिम कार्ड आया, तब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तब इसमें लगभग 250 कॉन्टैक्ट के जितनी स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई थी। और मैसेजेस की इसकी जो है ब्रीफ डिटेल दी गई है, पूरी डिटेल नहीं अवेलेबल हो पाई है अभी तक। तो 250 कॉन्टैक्ट्स जो है वो स्टोर करने लग गया था बाद में। अब उसके बाद बात करते हैं सिम टाइप जो रेगुलर टाइम में चेंज होते रहते हैं, हुए। तो उन सिम कार्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ सा बना रहा हूँ। सिम कार्ड हो गया, उसका जो फॉर्मेट है वो हो गया कि किस टाइप के वो फॉर्मेट में थे। और उसके अलावा इंट्रोड्यूस कब किए गए, इसकी लेंथ कितनी थी, उनकी विड्थ कितनी रही, और उनकी थिकनेस कितनी रही, मोटाई जिसे आप कहते हैं वो कितनी रही। तो शुरुआत में जब आए तब ये थे फुल साइज वाले सिम कार्ड जो हैं, तब वो आए थे। इनका फॉर्मेट क्या था, इन्हें 1FF फॉर्मेट दिया जाता था। इंट्रोड्यूस किए गए ये 1991 के अंदर। इनकी लेंथ थी 3.37 इंच और विड्थ थी 2.125 इंच और थिकनेस थी इसकी 0.030 इंच। उसके बाद आए मिनी सिम कार्ड। तो मिनी सिम कार्ड की बात करते हैं हम, तो इसका फॉर्मेट क्या था, 2FF था इसका फॉर्मेट। इसे 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी जो लेंथ थी वो थी 0.98 इंच। उसके बाद इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ घट गई, इसकी 0.59 इंच हो गई। थिकनेस भी इसकी थिकनेस जो है इसमें कोई बदलाव नहीं हो, वो 0.03 इंच ही रही इसकी। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो सिम कार्ड की। माइक्रो सिम कार्ड आने लगे, उसे कहा गया 3FF फॉर्मेट दिया गया। ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 2003 के अंदर। इसकी लेंथ थोड़ी और कम होगी, 0.59 इंच होगी। उसके बाद इसकी विड्थ की बात करें तो वो भी कम होगी, 0.47 इंच होगी। थिकनेस अभी भी उतनी थी, 0.03 इंच रही इसकी। उसके बाद आती है जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं नैनो सिम। नैनो सिम इसे फॉर्मेट दिया गया 4FF और ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2012 की शुरुआत में। इसकी जो लेंथ है वो और कम होगी, 0.48 इंच कर दी गई। इसकी विड्थ कर दी गई 0.35 इंच और इसकी थिकनेस जो है वो अब बदलाव आ गया, उसमें 0.026 इंच कर दी गई, क्योंकि अब की बार फ़ोन्स में भी चेंजेस आने लग गए हैं। तो वो फ़ोन्स को है जितना हो सके पतला बनाया जा रहा है, उनकी थिकनेस जो है वो कम की जा रही है। तो उसी अकॉर्डिंग सिम कार्ड का स्लॉट भी है वो कम जगह घेरे, उसके लिए उसकी थिकनेस जो है वो कम कर दी गई। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात लिख दे रहा हूँ मैं, एक एम्बेडेड सिम होती हैं और वो 2016 में इंट्रोड्यूस की गई, उन्हें ई सिम कहा जाता है, पर वो प्रचलन में नहीं है अभी। हाँ, तो इम्पोर्टेंट बात क्या थी, 1 इंच की। तो 1 इंच को अगर आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो 25.4 mm जो है इसका आएगा 1 इंच का।
तो अगर आप इसे में चेक करना चाहते हैं तो 3.37 को 25.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो में आपको जो है वो सारे जो सारी डिटेल्स हैं वो दिखा देगा। तो फ़ोन में आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितने है या कितने हैं। तो ये सारी जो लेंथ, विड्थ और थिकनेस जो है ये सारी मैंने यहाँ पर इंच में लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी सिम के बारे में इससे ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ फुल फॉर्म्स के साथ, उनकी एडिशनल डिटेल्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। इससे जो रिलेटेड वीडियोस हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है कंप्यूटर नाम से एक प्लेलिस्ट का, तो वो लिंक चेक कर लीजिएगा। और इसकी जो PDF है अगर वो चाहिए हो तो टेलीग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर सॉल्यूशन अब 0001, तो आपको वो ग्रुप है वो दिखाई देगा, उसी में जो है इसकी PDF अवेलेबल कर दी जाएगी थोड़ी देर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।